हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शाखा स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं डीएसएसबी 2026 के लिए जो हमारे जनरल पेपर के प्रैक्टिस सेट्स की सीरीज चल रही है। उसमें आज हमारा 42वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 41 प्रैक्टिस सेट्स हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आई होप कि आपने सभी प्रैक्टिस सेट्स जाकर देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप सभी प्रैक्टिस सेट्स को देख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इन प्रैक्टिस सेट्स में हम टोटल 50 क्वेश्चंस करते हैं, जिनमें सभी 5 सब्जेक्ट जो आपके डीएसएसबी के पार्ट 1 जो जनरल पेपर होता है उसमें पूछे जाते हैं, उसके 10 क्वेश्चंस हमने यहाँ पर लिए हैं। जो मेन पेपर होता है उसमें आपके टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं जनरल पेपर के, और हर सब्जेक्ट के 20 क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमने 10 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट लिए हैं, जिससे कि टाइम ज़्यादा ना लगे और पाँचों के पाँचों सब्जेक्ट जो हैं वो आपके यहाँ पर उनका रिविज़न भी होता रहे। तो चलिए चलते हैं अपने फर्स्ट सेक्शन पर, जो हमारा होता है रीजनिंग वाला, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी का। इसके हमको यहाँ पर 10 क्वेश्चंस करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन 5 3-digit नंबर्स गिवन बिलो। अब ये कह रहा है यहाँ पर ये 3 डिजिट नंबर्स दिए हुए हैं। ये कह रहा है इफ वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द थर्ड डिजिट ऑफ ईच नंबर, हाउ मेनी नंबर्स विल हैव द थर्ड डिजिट परफेक्टली डिविजिबल बाय द फर्स्ट डिजिट। इसका कहने का मतलब ये है कि जो ये 3 अंकों के मतलब 3 डिजिट नंबर्स जो दिए हुए हैं, अगर इनकी लास्ट डिजिट में से एक माइनस कर दिया जाए, जैसे ये क्या है 155 है, इसकी लास्ट डिजिट 5 है, 5 में से एक अगर माइनस कर दिया जाए तो 4 आता है। अब ये बोल रहा है कि ये जो रिजल्ट आएगा, ये ऐसे कितने नंबर हैं कि फर्स्ट वाला जो नंबर है वो इस रिजल्ट को डिवाइड करेगा। देखिए पहले वाले में 1 है फर्स्ट डिजिट, और सब्ट्रैक्ट करके आया 4, तो ये इसको डिवाइड कर रहा है, तो एक नंबर हमें मिल गया है। दूसरा देखते हैं 8 है, 8 में से हम -1 करेंगे तो 7 बचेगा। तो क्या 4 जो है इसकी फर्स्ट डिजिट 7 को डिवाइड करती है? नहीं करती है। इसी तरह से इसमें देखेंगे 2 - 1 1 आ गया, 1/4 नहीं होगा। इसमें देखते हैं 5 - 1 4 आया, डिविजिबल बाई 8 नहीं होगा। ठीक है, पूरी तरह से ये डिविजिबल नहीं है, पूर्णतः विभाजित की बात कर रहा है। यानी कि पूर्णतः विभाजित का मतलब ये है कि हमारे पास होल नंबर आना चाहिए, जैसे कि ये आया है, 1 से ये 4 बार कटा, 1 चौके 4। ठीक है, अब ये पूरा पूरा नहीं कट रहा है, हालांकि इसको हम 1/2 लिख सकते हैं, लेकिन ये इसको पूर्णतः विभाजित नहीं कहते हैं। ये है आपका 908, 9 में से 8 गया तो 7 बचा, और 7 9 से डिविजिबल नहीं होता है। तो एक ही नंबर हमारे पास ऐसा है जिसके लास्ट डिजिट में से हम 1 माइनस कर देंगे तो वो फर्स्ट डिजिट से पूरा पूरा जो है डिविजिबल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये रहा, ए का मतलब माइनस है, बी का मतलब प्लस है, सी का मतलब मल्टीप्लिकेशन है और डी का मतलब डिवीजन है। तो बताइए कि इनमें से किसका आंसर आपका 12 आएगा। तो यहाँ पर फटाफट से हम इनको सिंबल को एडजस्ट करते हैं और फिर अपना क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो देखिए बी का मतलब क्या है, डिवीजन है, 8 डिवाइड बाई 2। ठीक है, डी का मतलब क्या था हमारा, डी का मतलब था मल्टीप्लीकेशन, सॉरी डी का मतलब था हमारा यहाँ पर, डी का मतलब हमारा यहाँ क्या था, बी का मतलब था हमारा प्लस, डी का मतलब था डिवीजन। एक मिनट, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 8 + 2, डी का मतलब है डिवीजन, डिवाइडेड बाई 4, ए का मतलब है -2 और सी का मतलब है मल्टीप्लाई बाई 3। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम मॉड मास का यूज़ करेंगे, तो देखिए 1/2 बच जाएगा। तो कहीं से भी इसका जो आंसर है वो आपका 12 नहीं आने का, तो पहला वाला आंसर आपका गलत हो गया। सेकंड वाला यहाँ पर देखते हैं, तो सेकंड वाले में देखिए 8, ए का मतलब -2, बी का मतलब है +4, सी का मतलब है मल्टीप्लीकेशन 3 और डी का मतलब है डिविजिबल बाई 2। ठीक है, तब देखिए इसको यहाँ पर लिखते हैं, तो 3 × 3 इसको लिख सकते हैं, तो ये कट जाएगा 2, ये 6 बचेगा, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो आपकी 6 आ जाएगी। तो 8 - 2 + 6 बचेगा, तो 6 + 6 आपका 12 यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही होगा। बाकी को आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिंगल करेक्ट आंसर जो है वो हमारे यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये रहा, इसमें बताना है कि 3 जो है वो सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे होंगे, कोई एक ऐसा होगा जो उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। तो चलिए उसको फाइंड करते हैं। हमने यहाँ पर आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हमें जो अल्फ़ाबेट्स दिए हैं उनकी नंबरिंग करनी है, और फिर यहाँ पर देखना है कि उनमें डिफरेंस कितना है या कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। देखिए एम हमारा 13 होता है, वाई कितना होता है, वाई हमारा 25 होता है, आई 9 है, और यू जो है वो आपका 21 है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस अगर देखें तो ये आपका 12 है, और यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ भी आपका कितना 12 का डिफरेंस है, यहाँ भी आपका कितना 12 का डिफरेंस है। एच आपका 8 है, टी आपका 20 है, यहाँ भी आपका 12 का डिफरेंस है, और सी आपका 3 है, और ये आपका 15 है, यहाँ भी आपका 12 का डिफरेंस है। के 11 है, और डब्ल्यू आपका 23 है, 12 का डिफरेंस यहाँ भी है। जी 7 है, एस 19 है, तो यहाँ भी 12 है। जे आपका 10 है,
V22 है, यहाँ भी 12 का डिफरेंस है, F आपका 6 है, R18 है, यहाँ भी 12 का डिफरेंस है। तो देखिए यहाँ से हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये पैटर्न इसमें फॉलो नहीं होगा। अब हम यहाँ पर कोई और सा पैटर्न देखते हैं। तो देखिए क्या पैटर्न हम यहाँ पर देखेंगे, अगर दोनों में डिफरेंस है, हमें कुछ पता नहीं चल रहा, तो फिर हम देखेंगे कि पहले से पहले वाले को देखते हैं। एम आपका कितना है 13 है, आई कितना है 9 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिफरेंस है आपका 9 और 4 13 यानी कि -4 हुआ है। 25 से 21 पर अगर जाएंगे तो यहाँ भी -4 हुआ है। दूसरा है आपका एच वाला, एच 8 है और ये आपका 3 है, तो यहाँ भी कितना, यहाँ पर -5 हुआ है। देखिए यहाँ पर -4 हो रहा था, यहाँ पर -5 हुआ है। 20 से अगर हम यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ भी -5 हुआ है। अब थर्ड वाला देख लेते हैं, तो फिर हमारा जो रिजल्ट है वो क्लियर हो जाएगा कि पैटर्न हमारा क्या फॉलो हो रहा है। 11 से आया 7, -5 हो रहा है। 23 से 19 आया, यहाँ पर -4 हो रहा है। यहाँ पर कितना -4 हो रहा है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट वाला है आपका जे है आपका 10 और वी है 22, ठीक है। तो जे से आया आपका एफ, 10 से आया कितना 6 यानी कि -4 हो रहा है, और 22 से 18 आया तो यहाँ भी -4 ही हो रहा है। तो देखिए हमें यहाँ पर क्या देखने को मिला कि फर्स्ट वाले में -4 का डिफरेंस था, यहाँ भी -4 का डिफरेंस था। सेकंड वाले में हमने देखा कि यहाँ पर देखिए दोनों में -5 का डिफरेंस है। अगर यहाँ पर देखें हम, यहाँ पर अगर देखें ये -4 का ही है, तो इनमें बाकी तीन जो है, पहला तीसरा और चौथा, इनमें -4 के डिफरेंस है, लेकिन इसमें जो डिफरेंस है वो आपका -5 है, इसलिए ये आपका यहाँ पर अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये रहा, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं फटाफट से क्या कहता है। ये कह रहा है कि रोहन स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ए। रोहन ने पॉइंट ओ से जो है पॉइंट ए से चलना शुरू किया, ठीक है। तो हमने मान लिया पॉइंट ए यहाँ पर है, पॉइंट ए मान लीजिए कहीं यहाँ पर है, इसने चलना शुरू किया और ये उत्तर की ओर 21 मीटर चलता है। उत्तर हम हमेशा ऊपर मानते हैं, 21 चला। उसके बाद उसने लेफ्ट लिया और 14 चला, लेफ्ट लिया और 14 चला। उसके बाद फिर से लेफ्ट लिया, बाएं मुड़ता है और 33 चलता है। 33 चलेगा तो देखिए ये तो 21 है, तो 33 कहीं ना कहीं नीचे तक जाएगा और ये यहाँ आके क्या है, रुक जाता है। यहाँ आकर ये रुक गया। ये किस पॉइंट पर रुका, ये पॉइंट बी पर पहुंचकर रुक जाता है। अब ये दूसरी बात क्या कह रहा है कि वीरा बिंदु जेड से चलना प्रारंभ करती है। बिंदु जेड कहाँ है इसने ये भी बताया। बिंदु जेड जो है वो आपका बी से 18 मीटर पूर्व में, तो पूरा आपका इधर होता है, तो 18 मीटर की इसने बात करी है। तो 18 मीटर हमने लगभग इतना मान लिया। तो मान लीजिए जो बिंदु जेड है वो यहाँ पे, यहाँ से वीरा शुरू करती है और ये कहाँ चलती है, पहले वो पूर्व में 20 मीटर चलती है। तो पहले वो कहाँ चली, पहले वो मतलब ईस्ट में ही 20 मीटर चलती है, ठीक है। उसके बाद उसने लेफ्ट लिया, बाएं मुड़ी और वो 38 चली, 38 यानी ऊपर जाएगी। अब देखिए ये यहाँ से यहाँ तक 21 था, तो 38 चलने के लिए हमें और ऊपर जाना होगा, ठीक है। तो हमने मान लिया 38 लगभग इतना है। उसके बाद इसने क्या कहा है, फिर से उसने लेफ्ट लिया और 24 चली, ठीक है। अब देखिए ये 18 थी, ये इन दोनों के बीच की तो दूरी थी वो लगभग 18 थी, लगभग नहीं पूरी 18 ही थी, इसने दे रखी है ये रही। बिंदु बी से बिंदु जेड जो है वो 18 है। अब देखिए ये यहाँ से फिर 24 चला, तो ये यहाँ से यहाँ तक था 20 है। अब ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 18 है, तो हम 4 इसमें से ले लेंगे तो ये इसके सीध में यहाँ तक आ जाएगा, यानी कि ये यहाँ तक कितना 24 चल गया है। अब ये कहता है 24 चलने के बाद बिंदु वाई पर ये रुक जाता है। बिंदु वाई पर क्या है, सॉरी देखिए थोड़ी सी यहाँ पर गड़बड़ हो गई है। इसने कहा है कि बिंदु बी से वो 18 मीटर है, ठीक है। ये यहाँ पर क्या है, बी से, यानी कि जहाँ पर ए रुका था वहाँ से वो 18 है। तो देखिए 14 तो यहाँ से यहाँ तक हो गई, 4 और हम यहाँ पर ले लेंगे। तो यहाँ क्या है, बिंदु जेड है, यहाँ से ये चलना शुरू करता है। अब ये यहाँ से जब इसने चलना शुरू किया तो इसको अभी हम हटा देंगे क्योंकि इसका कोई यहाँ पर रोल नहीं है, ठीक है। तो ये कितना है आपका, ये 18 है, बी से 18 है, ये पूरा 18 है। अब यहाँ से इसने चलना शुरू किया तो ये कितना चला, ये पहले 20 मीटर पूर्व में चली, 20 मीटर पूर्व में चली। उसके बाद इसने लेफ्ट लिया और ये 38 मीटर चलती है। तो 38 चलने के लिए देखिए क्या है, ये पूरी जो डिस्टेंस ये 33 है, तो हमें यहाँ से ये इसकी सीध में है बिल्कुल, तो हमें 38 चलना है, तो हमें इससे थोड़ा सा ऊपर जाना होगा। मान लीजिए यहाँ पर कितना 38 है। अब इसने फिर से लेफ्ट लिया और 24 चली, कितना 24 चली, तो यहाँ से यहाँ तक तो ये 20 हुआ, यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ आपका 20 हुआ। तो हम 20 पर आकर पहले रुके, हमें 4 और चलना है, हमें कितना 4 और चलना है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये कितना था, यहाँ से यहाँ तक 14 था और ये 18 था। तो ये देखिए ये कितना है, ये आपका 20 है और आगे हम 4 चलेंगे तो ये भी 4 है, तो ये भी 4, यानी कि ये बिल्कुल बिल्कुल इसके सीध में आ जाएगा। तो यहाँ तक कितना 24 चल गया और ये 24 चलने के बाद वाई पर रुक जाता है, अब रुक जाती है। इसने कहा कि ए और वाई के बीच में कितनी दूरी है, ए और वाई के बीच में कितनी दूरी है। तो देखिए दूरी कितनी होगी, 21 तो आपकी ये है, ठीक है। 21 की क्या है आपकी, ये है। अब ये बाकी कितनी बची है यहाँ पर, अब ये हमारी कितनी यहाँ पर बची है, तो देखिए ये 33 थी, ठीक है। ये कितनी थी 33 थी और ये कितनी 38 थी, तो
तो ये ऊपर कितनी बची हुई है हमारी, ये हमारी 5 बची हुई है, ये यहाँ भी 5 बचेगी, तो 21 और 5 हमारी कितनी 26 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, आपको बताना है कि इनमें जो रॉन्ग है इस श्रृंखला में, इस सीरीज़ में एक रॉन्ग वर्ड है, वो आपका कौन सा है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, हमने पहले वाले प्रैक्टिस सेट्स में देखा था कि हम लास्ट वाले से चलते थे तो हमारा आंसर ईजिली आ जाता था। तो यहाँ भी हम ऐसी ही कोशिश करेंगे लास्ट वाले से चलने की। देखिए एच से आया जे, जे से आया के से एल, एम और एन। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए एच 8 होता है, जे आपका 10 होता है, के आपका 11 है, एल 12 है, एम 13 है, एन 14 है। तो देखा जाए तो देखिए ये सब लगातार है, 11 से 12, 13, 14, लेकिन यहाँ पर 11 से 10। और अगर हम इससे एक पीछे जाएँ, हम इससे अगर एक पीछे जाएँ तो ये आपका 8 आ रहा है। तो 8 ना होकर के अगर ये हमारा 9 यहाँ पर होता तो सारी जो है सीरीज़ हमारी यहाँ पर ठीक रहती। यहाँ पर हमारी सीरीज़ क्या है, ठीक हो जाती। तो कहीं न कहीं पहले वाले में ही यहाँ पर गड़बड़ है। अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो हम दूसरा भी देख लेते हैं। बी से आया सी, सी से डी, ई, एफ, जी। तो पहले वाले से कुछ पता नहीं चल रहा। अब बीच वाला देख लेते हैं, डी से ई से एफ, जी, एच, आई। यानी कि डिफरेंस जो है वो 1 का ही है। इसका मतलब जो पहला वाला है वही हमारा गलत है। वो यहाँ पर 8 नहीं, वो कितना होना चाहिए था हमारा, वो हमारे यहाँ पर 9 होना चाहिए था। यानी कि एच की जगह यहाँ अगर आई होता तो ये हमारा बिल्कुल सही हो जाता। तो बी, डी, एच जो है वही आपका यहाँ पर इस सीरीज़ में गलत दिया हुआ है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा, आपका सिलोगिज्म का क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस को हमने आपको 150 वाले मेथड से बता रखा है। ऑयल के केस में क्या है, आपका 150 होता है। दोबारा ऑयल के केस में आपका क्या 150 हो जाएगा। ऑयल के केस में आपका 150 हो जाएगा। 50 से 50 पर जा सकते हैं, 100 से 100 पर जा सकते हैं, 100 से 50 पर जा सकते हैं, लेकिन 50 से 100 पर नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है। अब यहाँ पर कंक्लूजन देखिए, कंक्लूजन में आपका ऑल है, यानी कि 100 से आप 50 पर आ सकते हैं, और सम के केस में यानी कि 50-50 है। तो देखिए यहाँ पर आंख बंद करके एक चीज़ आप याद रखिए कि अगर अगर जो स्टेटमेंट है वो सारे ऑल वाले या सम वाले हैं, ठीक है, ऑल वाले या सम वाले हैं, और आपका जो कंक्लूजन है वो सम वाला आ जाता है, तो वो 99% में चांसेस ऐसे होते हैं कि वो ठीक होता है। लेकिन अगर जो कॉमन वर्ड है वो आपका 50 आ जाता है, तो फिर वो सम वाला भी आपका गलत हो जाता है। तो ये थोड़ी सी चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी होगी। तो पहला वाला देखते हैं, ऑल ऑल कैमराज आर लैंप्स। तो कैमरा और लैंप का जो कॉम्बिनेशन है वो आपका कहाँ से बनेगा। अब देखिए कैमरा आपका फर्स्ट वाले में है, कारपेट है, फिर कारपेट बनाना है और बनाना लैंप है। तो कहीं न कहीं हमें कनेक्शन कहाँ बनाना पड़ेगा। देखिए फर्स्ट और थर्ड का हम डायरेक्ट कनेक्शन नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इनमें कोई कॉमन वर्ड नहीं है। अगर कैमरा और कारपेट देखें और बनाना और लैंप देखें तो चारों ही आपके यहाँ पर अलग हो जाते हैं। इसलिए हमें क्या है, इन सब का कॉम्बिनेशन यहाँ पर लेकर चलना पड़ेगा। देखिए कैसे, कैमरे से हम कैमरा और बनाना, कारपेट आपका कॉमन वर्ड हो गया। अब बनाना बनाना कॉमन हो गया तो लैंप। तो यहाँ पर हम क्या है कि कैमरा आपका 100 है और लैंप आपका 50 है। इसका मतलब ये है कि कैमरा आपका 100 है, बनाना लैंप आपका 50 है, तो ये आपका कंक्लूजन यहाँ पर सही हो जाएगा। सम लैंप्स आर कारपेट। अब लैंप और कारपेट देखते हैं कहाँ है, तो लैंप आपका कहाँ पर है, लैंप आपका लास्ट वाले में, और कारपेट कहाँ है, कारपेट आपका सेकंड वाले में। तो सेकंड और थर्ड से हम देखेंगे, बनाना यहाँ पर क्या है, कॉमन वर्ड है, इसमें 100 है, इसमें 50 है, तो कॉमन वर्ड 50-50 नहीं है, कम से कम एक हमें जो है 100 मिल गया। इसलिए कारपेट और लैंप का यहाँ पर कॉम्बिनेशन बन जाएगा तो सम वाले केस में यहाँ पर क्योंकि 50-50 है तो आपका एज भी ठीक हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि दोनों ही कंक्लूजन हमारे यहाँ पर फॉलो कर जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आइए। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द 5 3-digit नंबर्स। ये भी आपका 3-digit नंबर्स पर रिलेटेड है। इफ थर्ड डिजिट ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर। अब यहाँ पर देखिए स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर है आपका 4 5 6, तो इसकी थर्ड डिजिट 6 है, को ऐड किया जाता है टू एड इट टू द सेकंड डिजिट ऑफ लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर क्या है आपका, लार्जेस्ट नंबर है आपका 698। क्या है, 698। तो 698 की सेकंड डिजिट क्या है, 9 है। इन दोनों को अगर ऐड किया जाता है तो रिजल्टेंट आपको क्या होगा, 15 होगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका स्टेटमेंट और कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि कार्रवाई वाला। पहले कथन है और उस कथन को ही हमें सच मानकर जो नीचे कार्रवाई है उनके बारे में बताना है कि कौन सी हमारे यहाँ पर फॉलो करती है। द करंट हाई प्राइसेस ऑफ टोमेटोज कैन बी एट्रीब्यूटेड टू ए सडन ड्रॉप इन टोमेटो प्रोडक्शन इन अप्रैल में विच caused many producers to stop sowing their crop. Unusual heat in March and April also led to a pest outbreak affecting production. अब यहाँ पर कहना क्या चाह रहा है कि टमाटर की वर्तमान ऊंची कीमतों के कारण अप्रैल मई में टमाटर की अचानक गिरावट से लगाया जा सकता है, जिसके कारण कई उत्पादकों ने अपनी फसलें बोनी बंद कर दी। मार्च और अप्रैल की असामान्य गर्मी के कारण पीड़कों का भी प्रकोप हुआ, जिससे उत्पादन पर असर हुआ। पीड़कों मतलब जो कीट पतंग लग जाते हैं फसलों में, उसकी बात यहाँ पर हो रही है।
तो यहाँ पर देखिए कार्रवाई क्या है, उपभोक्ताओं को टमाटर का उपयोग कम से कम करना होगा। क्या इसमें ऐसी कोई बात दी गई है? दूसरा है सरकार को ऐसी परिस्थितियों का पहले से अनुमान लगाना चाहिए ताकि वह टमाटर की कीमतों को स्थिर रखने के लिए आवश्यक कदम उठा सके। तो यहाँ पर देखिए क्या आपका ठीक होना चाहिए। तो पहला वाला जो यहाँ पर है कि कंज्यूमर विल हैव टू मिनिमाइज़ द यूज़ ऑफ टोमेटोज़। तो ये इससे कहीं न कहीं किसी भी तरह से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है कि कंज्यूमर कंज्यूमर क्यों क्यों कम इस्तेमाल करे, क्यों कम उपयोग करे? सरकार को कहीं न कहीं इस चीज़ का अनुमान लगाना चाहिए था कि अगर मान लीजिए टमाटर की शॉर्टेज हो जाती है, तो उसकी कीमतें आसमान ना छुएँ। कोई एक प्राइस उनको फिक्स करना चाहिए था। तो दूसरी जो बात है वो यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, द गवर्नमेंट शुड एंटीसिपेट सच सिचुएशन इन एडवांस टू सो दैट इट टेक नेसेसरी स्टेप टू स्टेबलाइज़ टोमेटो प्राइस। तो ये जो कार्रवाई है, ये जो आपका रीज़न है, ये यहाँ पर कहीं न कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पहला वाला आपका इससे रिलेटेड नहीं है। तो सेकंड वाला ओनली यहाँ पर फॉलो करेगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आएँगे। यहाँ पर बताइए कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? 78 से 91, 91 से 108, 129 और 154। देखेंगे यहाँ पर क्या डिफरेंस है। तो 78 से जब आप 91 पर जाएँगे तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलता है? तो 8 और 3 11, 81 और 10 यहाँ पर देखिए 13 का है और यहाँ पर अगर जाएँगे तो 7 और यहाँ पर 17 का है और यहाँ पर अगर आप जाएँगे तो इसके बाद यहाँ पर आपको डिफरेंस 21 का देखने के लिए मिलेगा, उसके बाद 25 का। तो ये कि यहाँ पर क्या डिफरेंस जो है वो किस इंटरवल से बढ़ रहा है, तो देखिए 4 ऐड होता जा रहा है डिफरेंस में। तो यहाँ पर कहीं न कहीं 29 का डिफरेंस आपको इसमें और लास्ट वाले में देखने के लिए मिलेगा। तो 154 में हम 29 ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। यूनिट डिजिट से ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं, 9 और 4 13 जिसकी भी यूनिट डिजिट 3 होगी वो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका ये रहा, अकॉर्डिंग टू अ सर्टेन लॉजिक 15 इज़ रिलेटेड टू 52, अकॉर्डिंग टू द सेम लॉजिक 9 इज रिलेटेड टू 28। अब बताइए कि 12 उसी लॉजिक से किससे रिलेटेड होगा, यानी कि इसने कहा है कि 15 जो है वो 52 से रिलेटेड है और तुम्हारा 9 जो है वो 28 से रिलेटेड है। बताइए 12 आपका किससे रिलेटेड है? तो यहाँ पर अगर देखें कि 15 और 52 किससे रिलेटेड है, तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करते हैं तो या तो 15 की मल्टीप्लाई करें हम 4 में तो 15 चौका 60, 60 माइनस 8 52 होता है। अगर यहाँ पर 9 पर इसको अप्लाई करते हैं तो 9 चौक 36 और 36 में से हम अगर यहाँ पर -8 कर दें तो हमारा जो आंसर है वो यहाँ पर 28 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर 12 में इसी को यूज़ करें तो 12 चौक 48, 48 में से हम यहाँ अगर 8 यहाँ पर माइनस करते हैं तो 38 जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाता है। 38 जो है, सॉरी 36 यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर आपका, नहीं 40 जो होगा 40 आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। 38 नहीं 40 जो होगा, क्योंकि 48 में से 8 जाएंगे 40 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। एक तरीका तो इसका ये है, आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि 15 को 4 गुना किया, 15 4 जा 60 और उसमें से 8 माइनस कर दिया। सेकंड आपका क्या है 9 है, इसको 4 टाइम्स किया, 9 4 जा 36, फिर उसमें से 8 माइनस किया तो आपका 28 जो है वो यहाँ पर आंसर आया। और तीसरा जो है 12, उसको अभी हमने यहाँ क्या किया 4 टाइम्स किया और -8 कर दिया। दूसरा तरीका इसको आप ऐसे भी सोच सकते हैं। देखिए दूसरा तरीका क्या है कि जो नंबर दिया हुआ है आपका, जैसे 15 दिया है तो 15 को हम पहले ही -1 कर लेंगे। 15 है, 15 को -1 किया 14 आ गया। 14 को आप यहाँ पर कितना टाइम करेंगे, 4 टाइम करेंगे। ठीक है। और उसके बाद इसमें -4 कर देंगे। देखिए कैसे, 14 चौके कितना आया 56 और 56 में से 4 माइनस करेंगे 52 आ जाएगा। 9 है आपका यहाँ पर, 9 में से 1 माइनस किया 8, 8 इंटू 4, 8 चौक 32 और 32 में से फिर यहाँ पर 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी 28 आपका आ जाएगा। तो ये लॉजिक भी लगा सकते हैं, लेकिन पहले वाला लॉजिक आपका यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वही आपको लगाना है। ये बस एक मैंने अल्टरनेट आपको बता दिया है कि अगर आपका माइंड ऐसे काम नहीं करता तो ये वाला भी जो आपका मेथड है वो काम यहाँ पर कर जाएगा। वैसे आपको करना क्या है, 15 को मतलब पहले वाले को 4 गुना करना है और उसमें से 8 माइनस कर देना है। ये यहाँ पर करेक्ट लॉजिक होगा। तो आंसर आपका यहाँ पर फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से हमारे रीजनिंग के 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब चलते हैं अपने जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन पर। इसके भी हमको यहाँ पर 10 क्वेश्चन करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विच ऑर्गेनाइजेशन वाज अवार्डेड द GEEF ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड अंडर द वाटर डिपार्टमेंट ऑफ द ईयर कैटेगरी एट द ग्लोबल वाटर टेक समिट 2024 ऑर्गेनाइज्ड बाय GEEF इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में GEF द्वारा, ठीक है। GEF क्या है आपका, ग्लोबल एनवायरनमेंट एजुकेशन फाउंडेशन। क्या है, ग्लोबल एनवायरनमेंट एजुकेशन फाउंडेशन, ये है GEF की फुल फॉर्म। ये आपसे पूछी जा सकती है तो आप इसको याद रखेंगे। इसने कहा है कि इसके द्वारा आयोजित ग्लोबल वाटर टैक्स समिट 2024 में हुई थी, उसमें वाटर डिपार्टमेंट ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है, उसका जो अवार्ड है वो किसको दिया गया, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन दिल्ली जल बोर्ड को दिया गया, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स
रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुविनेशन या फिर सेंट्रल वाटर कमीशन को दिया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। CWC यानी सेंट्रल वाटर कमीशन को ये अवार्ड दिया गया था और इनके जो अध्यक्ष थे कुशविंदर वोहरा ने ये अवार्ड को कलेक्ट किया था। ठीक है, तो आंसर नंबर 4 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये रहा, मलयालम इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। पहले भी एक प्रैक्टिस सेट में ये आ चुका है और हमने आपको बताया था मलयालम जो है वो आपकी कहाँ की आधिकारिक भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो वो है आपकी केरला की। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। तमिलनाडु की क्या है आपकी, तमिल है, तमिलनाडु की तमिल है। कर्नाटक की अगर बात करें तो आपकी कन्नड़ है। ठीक है, और आंध्र प्रदेश की क्या है आपकी कुचिपुड़ी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो यहाँ पर मलयालम का पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये रहा, हु अमंग द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटर्स आर यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन जो है वो कौन करता है, मतलब किसके हाथ में होता है, डिफेंस मिनिस्टर के, प्राइम मिनिस्टर के, होम मिनिस्टर के या फिर प्रेसिडेंट के। तो वो होता है आपका राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के। प्रेसिडेंट जिसको भी वहाँ पर चुनकर भेजेगा उसी के अंडर में पूरा यूनियन टेरिटरी जो है वो काम करता है। बाकी उसमें जो सलाह होती है वो सारी प्रेसिडेंट की होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ GDP। ठीक है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। ठीक है, ग्रोस डोमेस्टिक प्राइस नहीं होता है, सॉरी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। GDP होता क्या है, तो GDP इज द टोटल मार्केट वैल्यू, टोटल मार्केट वैल्यू होती है ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन कंट्रीज बॉर्डर। यानी एक कंट्री के बॉर्डर के अंदर एक स्पेसिफिक टाइम में जो भी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं उनकी जो मार्केट वैल्यू है उसको GDP या ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेडरल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है आपसे संघीय विशेषता। तो संघीय विशेषता यानी कि फेडरल फीचर और यूनिटरी फीचर, दो तरह के फीचर होते हैं। तो फेडरल फीचर में आपका क्या है, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी आ जाता है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स यानी शक्तियों का विभाजन जो है वो भी यहाँ पर आपका जो संघीय विशेषता है उसमें आता है। लेकिन जो सिंगल सिटीजनशिप है वो आपकी फेडरल फीचर नहीं है, वो क्या है आपका, वो आपका यूनिटरी फीचर है। ठीक है, एकात्मक विशेषता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। अच्छा, सिटीजनशिप की बात आई है तो बताइए कि जो सिटीजनशिप है आपका, जो आपकी सिटीजनशिप है वो उसको कौन से आर्टिकल में आती है और कौन से पार्ट में आती है, इसका आंसर आपको देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 बताइए। इन द ICC T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 हु वाज अवार्डेड द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड। ICC T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था। सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, विराट कोहली या फिर जसप्रीत बुमराह। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा, जसप्रीत बुमराह। जैसा कि आपने देखा होगा, आप जानते हैं कि 2026 का जो ICC T20 वर्ल्ड कप है वो अभी चल रहा है और भारत सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। उम्मीद करते हैं कि भारत इस बार फाइनल की ट्रॉफी फिर से उठाएगा। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच स्टेट इन इंडिया हैज द हाईएस्ट मेल लिटरेसी रेट। पुरुषों की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा कहाँ है। तो साक्षरता दर की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले उसमें नाम आता है आपका केरल का, चाहे तो पुरुषों की हो चाहे आपकी महिलाओं की हो, मेल हो या फीमेल हो, केरल जो है वो आपका टॉप पर यहाँ पर रहता है। अगर बात करें कि कितने परसेंट जो पुरुष हैं, कितने परसेंट मेल हैं वो केरल में आपके लिटरेट हैं यानी पढ़े लिखे हैं, तो वह आपके 96.11%। इसके अलावा अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें तो आपकी फर्स्ट नंबर पर है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में भी आपके 96.11% मेल जो है वो एडुकेटेड है। यहाँ पर ये मेल की बात होगी। अगर हम बात करें आपसे फीमेल की अगर बात करें तो स्टेट की बात में करें तो केरल ही आपका टॉप पर आता है। केरल आपका टॉप पर है और इसमें जो आपकी साक्षरता दर है वो फीमेल की 92.07% है। ठीक है, और अगर सेकंड नंबर की अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें तो उसमें भी आपका क्या है, लक्षद्वीप ही आता है और वहाँ पर जो विमेन की लिटरेसी रेट है वो आपकी 91.85% है। ठीक है, तो हाईएस्ट लिटरेसी में की अगर बात करें तो स्टेट में आपका केरला है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, और यूनियन टेरिटरीज में आपका लक्षद्वीप है, चाहे मेल हो या
फीमेल हो। अच्छा, नेशनल एवरेज जो है मेल का लिटरेसी रेट में वो कितना है, वो है आपका 82.14%। ठीक है, यानी कि 100 में से 82 जो पुरुष हैं वो आपके साक्षर यहाँ पर हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने ये रहा, हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्मली अपॉइंटेड द प्राइम मिनिस्टर इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार में प्रधानमंत्री की औपचारिक नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फिर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री को जो शपथ दिलाते हैं वो कौन है, वो आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी राष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री मतलब आर्टिकल, ये कौन से आर्टिकल में आता है? ये आता है आपका आर्टिकल 75 में। आर्टिकल 75 के अनुसार प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा, और प्राइम मिनिस्टर कौन होता है? जो लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता होता है उसको प्राइम मिनिस्टर जो है यहाँ पर नियुक्त किया जाता है। तो आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 75 में ये बात कही गई है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपका ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ द स्टेट मिजोरम। मिजोरम की राजधानी यहाँ पर क्या है? कोहिमा, आइजोल, इम्फाल या फिर शिलोंग। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आइजोल जो है वो आपकी मिजोरम की कैपिटल है। कोहिमा किसकी है? कोहिमा की अगर बात करें तो कोहिमा आपकी यहाँ पर आ जाती है नागालैंड की। कोहिमा आपकी नागालैंड की है। इम्फाल की अगर बात करें तो इम्फाल आपकी मणिपुर की हो जाती है। और अगर शिलोंग की बात करें तो ये आपकी मेघालय की कैपिटल है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका मिजोरम का पूछा है तो ऑप्शन नंबर 2 आइजोल जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और जीएस के लास्ट क्वेश्चन पर। ये है आपका, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन एंड टू सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट सेंटेंस इन सर्टेन केसेस। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमादान देने, कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने, परिहार या कम करने का अधिकार देता है? आर्टिकल 72, 61, 123 या फिर आर्टिकल 52। तो ये आर्टिकल 72 जो है, ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही होगा। आर्टिकल 72 जो है वो राष्ट्रपति को इतना अधिकार देता है कि वो किसी को मतलब क्षमा कर सकता है, किसी के अपराध को, उसकी सजा को निलंबित कर सकता है या कम कर सकता है। ये उसको ये प्रावधान जो है आर्टिकल 72 राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर हम बात करें, देखिए आर्टिकल 61 में क्या है, तो आर्टिकल 61 जो है वो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट को हटाने की जो प्रक्रिया है, महाभियोग जिसको हिंदी में कहते हैं, महाभियोग, इम्पीचमेंट की बात करता है आर्टिकल 61। आर्टिकल 123 की अगर बात करें तो ये राष्ट्रपति को संसद में, मान लीजिए अगर छुट्टियां चल रही हैं, ठीक है, तो राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के दौरान तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता होने पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है आर्टिकल 123। मान लीजिए अगर संसद में अवकाश भी चल रहा है तो आर्टिकल 123 राष्ट्रपति को ये अधिकार देता है कि वो तत्काल कार्रवाई के लिए अध्यादेश जारी कर सकते हैं। आर्टिकल 52 की अगर बात करें तो आर्टिकल 52 आपका ये कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, भारत में राष्ट्रपति होगा, ये आर्टिकल 52 में कहा गया है। अगर बात करें कि राष्ट्रपति से संबंधित जो आपके आर्टिकल्स हैं वो कहाँ से कहाँ तक है, ये हमने कई बार आपको बताया है, पिछले प्रैक्टिस सेट्स अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो वो है आपका 52 से लेकर 62 तक, ये मेनली आपके राष्ट्रपति से संबंधित है। इस तरह से आपके यहाँ पर जीएस के 10 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पर, जो है आपका मैथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। इसके भी यहाँ पर आपको 10 क्वेश्चंस करने हैं। देखिए इन प्रैक्टिस सेट में आपको एक भी बात फालतू की नहीं मिलेगी। प्योर कंटेंट अगर आपको चाहिए तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी टाइप के, ये देखिए आज हमारा 42 प्रैक्टिस सेट नंबर 42 है, और ऐसे ही ये सीरीज हमारी चलती रहेगी जब तक कि पेपर आपके यहाँ पर नहीं हो जाते हैं। तो प्योर कंटेंट अगर आप चाहिए और फालतू की बकवास या फालतू की बातें अगर नहीं चाहिए तो फिर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों के साथ भी, अपने ग्रुप्स में भी इनको शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन तक ये वीडियोस पहुँच सकें। चलते हैं मैथमेटिक्स के फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, x y³ - 1 के व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि ये इसका उल्टा है। देखिए अगर मैं कह रहा हूँ कि x y का व्युत्क्रमानुपाती है तो इसका मतलब होता है ये साइन होता है, और व्युत्क्रमानुपाती मतलब इसका उल्टा है। जब हम इस साइन को हटाते हैं तो यहाँ पर कोई कांस्टेंट ऐड कर देते हैं। जैसे अगर यहाँ पर हम इसको हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट k हमने यहाँ पर लगा दिया, और k की वैल्यू हम फिर यहाँ पर बाद में निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटी सी यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की बात थी। अगर बात डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की करें तो डायरेक्टली का मतलब होता है जैसे x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, यानी कि x सीधा सीधा y के प्रोपोर्शनल है।
अनुक्रमानुपाती इसको हिंदी में कहते हैं। और यहाँ पर भी अगर आप इसको इस सिंबल को हटाना है तो यहाँ पर कोई कांस्टेंट जो है वो आपका आ जाता है। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, क्वेश्चन कहा है कि x जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है y क्यूब माइनस वन के, यानी कि x इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/y क्यूब माइनस वन। तो अगर हम इसको प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो यहाँ पर कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाएगा। हमने कांस्टेंट k मान लिया और y क्यूब माइनस थ्री आपका यहाँ पर आ गया। अब ये कह रहा है कि अगर y की वैल्यू 2 है तो x जो है वो 7 के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से हम क्या क्या निकाल सकते हैं, देखिए x की वैल्यू भी है, y की भी है, तो k की वैल्यू यहाँ से हमारी निकल जाएगी। तो y की वैल्यू 2 होने पर x की वैल्यू 7 हो जाती है। तो यहाँ पर 7 इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाई y की वैल्यू हमें कितनी रखनी है, यहाँ पर y की वैल्यू हमें 2 रखनी है। तो 2 का क्यूब होता है हमारा 8, 8 में से 1 माइनस करेंगे तो ये आपका 7 आ जाएगा और यहाँ से k की वैल्यू आपकी 49 आ जाएगी। यहाँ से k की वैल्यू आपकी 49 आ चुकी है। अब इसने कहा है कि अगर y की वैल्यू y की वैल्यू 8 है तो x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड कीजिए। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू ये है k डिवाइडेड बाई वाई क्यूब माइनस वन। अब k की वैल्यू हमने निकाल ली है, k की वैल्यू हमने क्या निकाली है 49, तो हम यहाँ पर अब डायरेक्टली 49 रख देते हैं। अब जिसने कहा है कि अगर y की वैल्यू जो है वो 8 है, अगर y की वैल्यू 8 है तो x की वैल्यू बताइए। तो y की जगह पर हमें सिंपली यहाँ 8 रखना है। तो x इज इक्वल टू 49 डिवाइडेड बाई 8 अगर यहाँ पर रखेंगे तो 8 का क्यूब कितना होता है 512 होता है। 512 में से हम यहाँ पर 1 माइनस कर देंगे तो 511 हो जाएगा। अब अगर ये कट जाता है तो काट लेते हैं। देखिए ये 7 से हमारा यहाँ पर कट सकता है। ये हमने कैसे पता लगाया, ऑप्शन को देख के पता लगाया कि ऑप्शन जो है छोटे हैं। तो 49 आपका 7 के अलावा किसी से नहीं कटेगा, तो 7 से ये कट जाएगा। तो 7 से 7 बार, अगर इसे 7 से काटेंगे तो 7 से 7 टाइम और उसके बाद यहाँ पर 21 बचेगा। तो 7 3 जा, तो 7 डिवाइडेड बाई 73 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा 7/73। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये रहा, दो समरूप त्रिभुजों की दो संगत भुजाओं की लंबाई का अनुपात 2:7 है। इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल के अनुपात बताइए। द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ टू करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल की बात हो रही है, ये है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। देखिए सिमिलर ट्राइंगल की जब भी बात होगी तो उनका जो एरिया का रेशियो होगा वो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर साइड का जो रेशियो है वो 2:7 है, तो जो एरियाज का रेशियो हो जाएगा वो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 और 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, अगर आपको ये बात पता है तो डेफिनेटली आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका पाइप एंड सिस्टम का है। पाइप ए एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है, पाइप बी उसी टैंक को 18 में और पाइप सी उसी टैंक को 9 घंटे में भर सकता है। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। पाइप ए 6 आवर्स में, बी कैन फिल इन 18 एंड सी कैन इन 9। तो सबसे पहले क्या है, ए आपका 6 में, बी आपका 18 में और सी आपका 9 में। पहला काम होता है हमारा कि टोटल कितना यूनिट पानी हमें भरना है वो आपका एलसीएम से निकल जाता है। तो एलसीएम यहाँ पर आपका 18 आएगा। तो 6 से 6 18, 18 एकम 18 और 9 दूनी 18। ये आपकी क्या आ गई है, ये आपकी एफिशिएंसी आ चुकी है। ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की एफिशिएंसी 1 है और सी की एफिशिएंसी आपकी यहाँ पर 2 है। ये कह रहा है कि अगर तीनों को एक साथ खोला जाता है तो देखिए तीनों की जो कंबाइंड करेंगे अगर तीनों को तो एफिशिएंसी कितनी होगी, 3 और 1 4 और 2 6 हो जाएगी। टोटल हमें कितना पानी भरना है 18 यूनिट। 6 यूनिट हमारा 1 घंटे में भर जाता है, तो कितने घंटे में ये पूरा भर जाएगा, ये आपका 3 घंटे में यहाँ पूरा का पूरा भर जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये रहा, एक व्यापारी किसी वस्तु पर 3,000 रुपये मूल्य अंकित करता है, ठीक है, यानी कि वो मार्क करता है 3,000 रुपये। ही सेल इट टू द कस्टमर एट डिस्काउंट ऑफ 25 रुपीज़, 25%, यानी कि पहला डिस्काउंट वो 25% का कस्टमर को देता है। एडिशनली और उसके अलावा ही गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन कैश पेमेंट। अगर कैश पेमेंट करते हैं, कैश पेमेंट करने पर वो 10% का डिस्काउंट और देता है। इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम इज़ 2000, अगर सीपी जो है वो 2000 है तो बताइए कि उसका प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज उसको कितना है। तो सीधी सीधी बात है कि 3000 उसने मार्क किया, पहले उसने 25% का उसको क्या दिया, डिस्काउंट दिया। तो 25% डिस्काउंट का मतलब हमने आपको बता रखा है कि इसको 100 में से माइनस करके लिखते हैं। तो 75 डिवाइडेड बाई 100। दूसरा डिस्काउंट जो है उसने 10% का दिया, तो 100 में से 10 जाएगा आपका 90 आएगा, 90 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। अब यहाँ पर इसने कहा है, देखिए दो डिस्काउंट मिलने के बाद कितनी कीमत उसकी बची पहले ये निकाल लेते हैं। तो 1 0 से 1 0 खत्म। अब देखिए 1 2 3 और 1 2 3, ये 3 0 से हमारे यहाँ पर 3 0 खत्म हो जाती है। अब ये कितना बचा, ये आपका बचता है 27 और 75, यानी कि 75 इंटू
7 ये बचा। इसकी जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका कितना आता है, ये आता है आपका 2025, ठीक है, 2025। इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि दो डिस्काउंट देने के बाद जो कीमत थी वो 2025 रुपये थी, ठीक है। लेकिन उसने कहा कि सीपी जो है, सीपी आपका 2000 रुपये है, सीपी आपका कितना है 2000 रुपये, लेकिन बेचा उसने कितने में 2025 में, यानी 25 रुपये का उसको फ़ायदा हुआ। तो लॉस वाले ऑप्शन हम यहाँ पर देखते ही काट देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा प्रॉफिट हो रहा है 25 रुपये का। अब देखिए 25 रुपये का प्रॉफिट कितने पर हुआ, सीपी कितना है, सीपी 2000 है, 2000 पर हुआ, 2000 पर हुआ, और परसेंटेज के लिए 100 की मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर काट देंगे। अभी आपका कितना बच जाएगा, तो ये देखिए 5 से 5 पूरे 25 और 5 दूनी 5 चौक 20, तो ये 1.25 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा, ये आपका प्रॉफिट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, एक टाइपिस्ट को 8 पृष्ठ टाइप करने में 40 मिनट लगते हैं, 100 मिनट में कितने पृष्ठ टाइप करेगा। अ टाइपिस्ट टेक 40 मिनट टू टाइप 8 पेजेस, हाउ मेनी पेजेस विल ही टाइप इन 100 मिनट्स। ये देखिए 40 मिनट में ये 8 पेजेस टाइप करता है, 40 मिनट में 8 पेज टाइप करता है, ठीक है। तो एक पेज वो कितनी देर में टाइप करेगा, यानी कि 40/8 में वो 1 मिनट में 1 पेज टाइप करेगा, ठीक है। तो यानी कि 8 पंजे 40, 5 मिनट में 1 पेज टाइप कर रहा है। इसने कहा है कि 100 मिनट में वो कितने टाइप करेगा, तो 5 से हमें 100 पर जाना है, कितने की मल्टीप्लाई, 20 की मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर भी 20 की मल्टीप्लाई, यानी कि 100 मिनट में वो 20 पेज टाइप कर लेगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलिए, किसी संख्या के 42% का 1% उस संख्या का कितना प्रतिशत है। मान लीजिए कोई संख्या है हमारी x है, ठीक है, उसका 42% यानी कि 42/100 का 1% यानी कि 1/100 उस संख्या का, मान लीजिए वो संख्या x हम मान कर ही चले, कितना परसेंट, परसेंट में पूछा है, ठीक है। तो देखिए परसेंट के लिए एक कितना प्रतिशत है, तो 1% का मतलब 1/100, तो 1/100 को हम यहाँ पर सेव कर लेते हैं परसेंट के लिए। अब इसकी हम वैल्यू यहाँ पर निकाल लेते हैं, तो कितनी आती है 0.42, ठीक है, इंटू एक्स, और ये कितना है, ये आपका क्या है परसेंट के लिए हो जाएगा, और रेशियो में एक्स का कितना परसेंट ये बन रहा है आपका 0.42%। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द फॉलोइंग लाइन ग्राफ शोज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 5 डिफरेंट स्कूल्स PQRST, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। ग्राफ को स्टडी करना है और क्वेश्चन का आंसर देना है। इसने कहा है कि इन विद्यालयों में लड़कों और लड़कियों का जो अनुपात है वो ये दे रखा है, P में ये है, Q में ये है, RST में 5 का दिया हुआ है। विद्यालय Q में लड़कों की संख्या और सभी विद्यालयों में कुल लड़कों की संख्या का प्रतिशत क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि लड़कों की जो संख्या है टोटल उसको निकाल लेते हैं। तो पहला जो विद्यालय है P, उसमें टोटल स्टूडेंट है आपके 1536, ठीक है। P की अगर बात करें कितने 1536 हैं। लड़के कितने हैं, रेशो में अगर हम पहले में देखेंगे तो लड़के आपके 3 हैं और लड़का 1 है, मतलब रेशो जो है वो 3:1 का है। तो लड़के 3 हैं, टोटल कितने हैं, टोटल आपके 3 और 1 4 है। तो बस इसको यहाँ पर काट लेंगे, ये कितना आएगा 4 तिया 12, 4 अट्ठे 32, और ये कितना आ जाएगा फिर आपका 36, ये कितना आपका बनेगा यहाँ पर 36, ये आपका 4 चौक 16, सॉरी 4 चौक 16। अब इसकी यहाँ पर 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको कितना आ जाएगा, यानी P में ये लड़कों की संख्या हमारी आ जाएगी 1152। अगर हम Q में निकालते हैं तो Q में देखिए टोटल कितने हैं 1800 है, 1800 है। रेशो अगर हम देखें तो 2:3 है, यानी कि लड़कों का रेशो 2 है, लड़कियों का 3 है। इसका मतलब 2 लड़कों का हमें देखना टोटल 5 है, तो बस इसको भी हम यहाँ पर कर लेंगे। क्या करेंगे, इंटू टू करते हैं, इंटू टू करते हैं, नीचे 10 बन जाएगा, एक जीरो कट जाएगी, तो 18 चौक 72 यानी कि 720 आ जाएगा, ठीक है। सेकंड वाले का आपका 720 आ गया। क्यू के बाद हम यहाँ पर आर का निकालेंगे, तो आर कितना है 2000 है। 2000 में लड़कों का लड़कों का भी 1 है और लड़कियों का भी 1 है, तो 1/2 हो जाएगा, यानी कि आपका 1000 आ जाएगा। पी क्यू आर आ गया। आर के बाद एस की अगर बात करें तो टोटल 3400 है। लड़के कितने हैं, लड़के आपके 7 है और लड़कियां 3 है, तो 7/100 आ जाएगा, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाती है, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, इसकी जब हम मल्टीप्लाई करते हैं पी क्यू आर आर एस, अच्छा एस वाले में आपका ये आ जाएगा 34 में 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 7/10 आएगा, सॉरी ये 7/10 है, 7/10 है ये, ठीक है। तो 340 में 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 चौक 28, 7 21, 22 23, 2380 आ जाएगा। और जब टी का हम यहाँ पर निकालेंगे तो 2750 मल्टीप्लाई बाई एक लड़का है और 4 लड़की, यानी कि टोटल 5 है, तो इसको भी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आपका 550 यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इन टोटल को हम यहाँ पर ऐड करेंगे। टोटल देखिए हमारे लड़के कितने आ गए, लड़के आपके पहले वाले में आपके 1152 है, दूसरे वाले में आपके 720 है,
तीसरे वाले में 1000 है, चौथे वाले में आपके यहाँ पर 2380 है और पाँचवें में 550 है। जब इन सबको हम यहाँ पर ऐड करते हैं तो ये हमारे आ जाता है 5802। आप इनको ऐड करके देखेंगे तो कितना आएगा आपका 5802 आएगा। इसने पूछा है कि क्यू में कितने थे आपके, क्यू में 720 थे, तो 720 थे और टोटल कितने थे 5802 परसेंटेज के लिए 100 की मल्टीप्लाई। जब इसको आप सोल्व करेंगे तो ये आपका सीधा सीधा कितना आ जाएगा, ये आपका यहाँ पर आ जाएगा, ये आपका यहाँ पर आ जाएगा 120, यानी कि मैंने इसको सॉल्व किया है 120/967 इंटू में आपका 100, टोटल जो आएगा 0.1240 इंटू 100, यानी कि 12.40% आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए सिर्फ कैलकुलेशन थी, ये आपको करनी है, तो 12.41% आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 434 एंड 440 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं को बताना है, यानी कि प्राइम नंबर्स को आपको बताना है। तो 434 और 440 के बीच में कौन कौन सी आती है आपकी, 435 आती है, प्राइम होगी नहीं क्योंकि 5 से कट जाएगी, 436 होगी नहीं क्योंकि इवन नंबर है, और एकमात्र इवन नंबर 2 ही ऐसा है जो आपका प्राइम नंबर होता है, उसके अलावा कोई भी प्राइम नंबर आपका कोई भी इवन नंबर आपका प्राइम नहीं होता है। 437 ये देखिए आपको देखने में लग सकता है कि ये प्राइम है, लेकिन ये भी आपका प्राइम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये आपका 19 से कट जाता है, 19 से इसको आप काट सकते हैं। ठीक है, 19 दूनी 38, देखिए आप इसको काट कर देख सकते हैं, 19 दूनी 38, ठीक है, 38 और 5 57 आ गया, 19 से 57, 23 बार आपका ये कट जाता है, इसका मतलब ये 23 से भी कटेगा और 19 से भी कटेगा, अब प्राइम नंबर नहीं होगा। उसके बाद 438 आपका इवन हो जाता है, तो 2 से कट ही जाएगा, इसलिए ये भी आपका प्राइम नहीं है। एक ही बचा है अब आपका 439 439 जो है आपका, ये यहाँ पर प्राइम हो जाएगा। ये प्राइम कैसे हो जाएगा, आप इसको किसी से भी नहीं डिवाइड कर सकते हैं, 1 और 439 के अलावा ये किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये आपका एकमात्र प्राइम नंबर है इनके बीच में। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने ये रहा, एक व्यापारी अपनी वस्तु का अंकित मूल्य क्रिया मूल्य से 44% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 9% की छूट देता है, उसे x% का लाभ होता है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अ ट्रेडर मेक द सेलिंग प्राइस ऑफ हिज आर्टिकल 44% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड गिव अ डिस्काउंट ऑफ 9% ऑन द मार्क प्राइस, ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ x%, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो सिंपली हमें क्या करना है, हम मान लेते हैं कि जो उसका अंकित मूल्य था, जो उसने मार्क प्राइस था वो 100 था। ठीक है, ट्रेडर मार्क द सेलिंग प्राइस ऑफ हिज आर्टिकल 44% अबव, उसने उसको मतलब उसने उसको 44% अबव कर दिया, यानी कि 100 से उसने कितना 144 कर दिया। ठीक है, 144 कर दिया अबव द कॉस्ट प्राइस से। अच्छा, तो हमने मान लिया कि कॉस्ट प्राइस जो है वो आपका 100 है, सीपी क्या है आपका 100 है, और उसने मार्क कर दिया उसको 144 रुपये। अब ये कहता है कि वो 9% की छूट देता है। 9% की छूट देने का मतलब, डिस्काउंट देने का मतलब हमने आपको बताया था कि 100 में से माइनस करके उसको लिखना है, तो 9% की जो डिस्काउंट है उसको हम लिखेंगे 91 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, अब ये आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 91 की 144 में, तो ये आपका आ जाता है 13104 और डिवाइडेड बाई 100, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 131.04। अब देखिए सीपी आपका कितना था, 100 था, सीपी हमने 100 माना था, लेकिन जो एसपी है वो हमारा कितना आया, एसपी हमारा आया 131.04। तो कितना प्रॉफिट हो गया, 100, देखिए सीधा सीधा 100 पर प्रॉफिट है, तो 100 पर प्रॉफिट होता है तो 100 से जितना ज़्यादा होता है उतना ही हमारा प्रॉफिट हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा 31.04%। सीधा सीधा आपका यहाँ पर आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। आप चाहें तो इसको वैसे भी निकाल सकते हैं, देखिए कैसे, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा था कि 100 से सीधा 131 कैसे लिख दिया, तो देखिए पहले इसने 100 को 144 बनाया, इसने क्या रखा है कि 44% ज़्यादा बनाया, तो 100 को 144 बना दिया, उसके बाद 9% की इसने छूट दी, तो आपका इतना आया। ठीक है, तो देखिए सीपी इतना था, अभी आपका एसपी आ गया, तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एसपी माइनस सीपी, ये करते हैं ना, एसपी माइनस सीपी डिवाइडेड बाई एसपी डिवाइडेड बाई सीपी, जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो सारा हमारा सीपी पर निकलता है। तो एसपी कितना है 131.04, सीपी कितना है 100 है, तो देखिए 100 माइनस करेंगे तब भी 31 पॉइंट कितना आ जाएगा, 31.04 आएगा। ठीक है, 31.04 आएगा, और डिवाइडेड बाई सीपी, सीपी कितना है 100, और
परसेंटेज के लिए 100 की मल्टीप्लाई, परसेंटेज के लिए 100 की मल्टीप्लाई, तो 100 से 100 कट जाएगा 31.04, फिर भी आपका आंसर यही आ जाएगा। तो 100 अगर सीपीएम मानकर चल रहे हैं तो 100 से जितना ज़्यादा या कम आएगा, ज़्यादा आएगा तो प्रॉफिट होगा, कम आएगा 100 से तो उतना ही आपका लॉस हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर और मैथमेटिक्स का लास्ट क्वेश्चन। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है। देखिए एक बात याद रखिए, अगर ब्याज जो है वो हाफ ईयरली कंपाउंडेड हो रहा है तो अगर जो आपकी ब्याज की दर है ना, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी हाफ हो जाता है। ये तो बात आपको याद रखनी ही रखनी है, और जितने जितने साल दिए होते हैं वो आपके डबल हो जाते हैं। रेट हाफ हो जाएगा, रेट हाफ हो जाएगा, और जो टाइम है वो जितना दे रखा है वो आपका डबल हो जाएगा, वो इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। ये बात आप याद रखिए। तो इसने कहा है कि हाफ ईयरली कंपाउंड होता है तो बताइए वार्षिक 1 वर्ष के बाद 66,000 की राशि कितनी हो जाएगी। देखिए 1 वर्ष की बात इसने बोली है, ठीक है, तो हमें 2 बार निकालना पड़ेगा, यानी कि एक तरह से 2 साल का ट्रीट करके 6-6 महीने का 2 बार निकलेगा, तो आपका रेट हाफ हो जाएगा, यानी कि 10 हो जाएगा। अब देखिए 10% के हिसाब से अगर आप CI निकालें 2 ईयर का, तो सिंपली पहले अगर आप CI निकालना चाहें तो CI भी निकाल सकते हैं। 10 + 10 + 10 × 10/100, तो ये कितना हो जाएगा 20 + 100/100 यानी कि 1, तो 21% आ जाएगा। तो सिंपली हमें इसका 20% 21% निकाल के इसमें ऐड कर देना है, आंसर हमारा आ जाएगा। देखिए कैसे, या तो जो हमारा 66,000 दे रखा है, 66,000 दे रखा है, इसका या तो आप क्या है 21% निकाल लीजिए, क्योंकि 2 साल की हमारी जो इंटरेस्ट आया है वो 21% आया है टोटल। तो या तो आप 21% निकाल के फिर इसको इसमें ऐड कर देना, या फिर ये अपने आप में 100% की वैल्यू है, ठीक है। और 21% हमें और चाहिए, तो 121% आप सीधा सीधा यहाँ पर निकाल लेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। परसेंट के लिए डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो बस सिंपली अब यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन आप कर ही सकते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 4 1 7, 726, यहाँ भी 726, 6 8 9 7, 7986 जहाँ भी है वही आपका सही आंसर हो जाएगा। 7986, एक जीरो बची हुई है तो एक जीरो भी लग जाएगी, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपके मैथमेटिक्स के भी 10 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पर, जो है आपका इंग्लिश लैंग्वेज का। इसके भी हमको यहाँ पर 10 क्वेश्चन करने हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। Complete the given sentence by choosing the correct option. The dash view from the top of the mountain was worth the challenging hike. तो डैश व्यू, स्पेक्टेकुलर व्यू, हेजी व्यू, ऑर्डिनरी व्यू या फिर ड्रेरी व्यू। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसने देखिए बात की है कि माउंटेन व्यू जो था, टॉप से, माउंटेन के टॉप से अगर आप व्यू को देखेंगे तो कैसा होगा, वो डेफिनेटली स्पेक्टेकुलर होगा, वो मतलब बहुत ही अच्छा और लुभावना होगा, आंखों को अच्छा लगने वाला होगा, ठीक है। तो हेजी क्या होता है, हेजी होता है आपका अनक्लियर, जो क्लियर नहीं होता, जैसे कहते हैं ना कोहरा हो जाता है तो वो हेजीनेस होती है, उसमें कुछ भी नहीं। ऑर्डिनरी एकदम नॉर्मल चीज़ होती है जो अनइंटरेस्टेड होती है। और अगर बात करें ड्रेरी की अगर बात करें तो ये भी आपका क्या है, ये भी एकदम नॉर्मल, थोड़ा डल और डिप्रेसिंग जो होता है उसको कहते हैं। तो तीनों ऑप्शन आपके नेगेटिव है, एक ही है स्पेक्टेकुलर, यही आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। स्पेक्टेकुलर का मतलब है ब्यूटीफुल सीन और ड्रामेटिक, या आई को जो आपका अच्छा लगे, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम बताना है चेंज का। चेंज का मतलब क्या होता है, चेंज का मतलब बदलना, क्लोज तो नहीं होगा ये इस कॉन्टेक्स्ट में, फिक्स भी नहीं होगा, रिव्यू नहीं हो सकता। अल्टर का मतलब भी क्या होता है, जैसे आप पढ़ते होंगे टाइम एंड वर्क में, कई बार आपने पढ़ा होगा कि ए और बी काम करते हैं और वो अल्टरनेटिवली करते हैं, यानी एक दिन ए करता है फिर बी करता है, फिर ए करता है फिर बी करता है, तो मतलब चेंज हो के करते हैं, तो इसको अल्टरनेटिवली कहते हैं, अल्टर कहते हैं। सिनोनिम पूछा है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये रहा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग बताना है। ही इजंट कमिंग, ठीक है, इज नॉट कमिंग। पहले बात क्या है, क्या ध्यान देनी है, नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है तो डेफिनेटली आपका जो क्वेश्चन टैग होगा वो यहाँ पर पॉजिटिव होगा। चारों के चारों पॉजिटिव है तो यहाँ पर एलिमिनेट तो हम किसी को भी नहीं करेंगे। इज से शुरू हो रहा है, ठीक है, यानी कि सिंपल सेंटेंस है, तो इज से शुरू हो रहा है तो आपका क्वेश्चन टैग भी इज वाला ही होगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे गलत होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, select the most appropriate proverb to substitute the underlined segment in the given sentence. She was disappointed about not getting the promotion, but her friend reminded her of the expression, there is always a positive side to every difficulty. तो यहाँ पर देखिए अंडरलाइन वर्ड ये सेगमेंट है कि देयर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव साइड टू एवरी डिफिकल्टी। इसका मतलब क्या है, यानी कि इसके कहने का मतलब यह है कि हर बुरी परिस्थिति के बाद कहीं ना कहीं अच्छे दिन आते हैं, ये बात इसने यहाँ कहने की कोशिश की है। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। तो एवरी क्लाउड, यहाँ पर क्लाउड जो है वो नेगेटिव चीज़ को माना गया कि जैसे आपका सूरज निकला हुआ होता है, अगर क्लाउड आ जाए
तो वो ढक लेता है सूरज को, ठीक है, ढक लेता है, लेकिन उसकी जो किरणें हैं वो आपको दिखती है, सिल्वरी जो किरणें होती हैं। तो इसने यहीं पर इसको कहने की कोशिश की है कि एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, यानी कि कहीं न कहीं वो क्लाउड जो बादल हैं वो छटेंगे और सूरज फिर से बाहर निकलेगा, यानी कि इस डिफ़िकल्टी के बाद हम ज़रूर पॉजिटिव साइड जो है वो आपकी छुपी हुई है, यानी इस बार प्रमोशन नहीं हुआ था, अगली बार ज़रूर हो जाएगा। उसके कहने का मतलब ये था। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, तो ये चीज़ किस कॉन्टेक्स्ट में की जाती है कि अगर टाइम पर आपने किसी अपॉर्चुनिटी का यूज़ नहीं किया, तो फिर वो दोबारा आपको मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो आपका वेट नहीं करेगी, कोई और आएगा और उस अपॉर्चुनिटी को क्या है भुना कर ले जाएगा। अ बर्ड इन द हैंड इज़ वर्थ टू इन द बश। यहाँ पर क्या मतलब है इसका, ठीक है? इसका मतलब ये है कि जो आपके पास है, उसमें आपको संतुष्ट रहना है। जो आपके पास है उसमें आपको संतुष्ट रहना है। किसी और के चक्कर में, मतलब ज़्यादा के चक्कर में अपने सब कुछ को दाँव पर नहीं लगाना है। यानी कि अगर आपके हाथ में एक चिड़िया है, अगर मैं इसका लिटरल मीनिंग आपको समझाने की कोशिश करूँ, अगर आपके हाथ में एक चिड़िया है जो आपने पकड़ रखी है, लेकिन सामने झाड़ी में, बुश में आपको क्या है 2 चिड़ियाँ दिख रही, तो ऐसा नहीं है कि आप उस एक को छोड़ दें और वो भी उड़ जाए और वो जो दोनों झाड़ी में बैठी हुई हैं वो भी आपके हाथ में आए। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो आपके पास है उसमें संतुष्ट रहें, ज़्यादा के लालच में सब कुछ जो अपने पास है उसको दाँव पर नहीं लगाना है। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, मतलब ये है कि जो नज़रों के सामने है वो तो सब कुछ है, जैसे ही आप किसी की नज़रों से ओझल होंगे तो फिर आप उनके माइंड से भी ओझल हो जाएँगे। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन माइंड में रह सकते हैं, लेकिन उसके बाद क्या है, चीज़ें सब नॉर्मल हो जाती हैं और आप आउट ऑफ माइंड हो जाते हैं। तो इसके बाद इसका कहने का मतलब यही था। यहाँ पर आंसर जो होगा वो आपका फर्स्ट वाला होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज़ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। द टाइम ड्यूरिंग व्हिच समथिंग कंटिन्यूज़, वो टाइम जहाँ पर समथिंग कंटिन्यू होता है, ड्यूरेशन, ड्वेलिंग, ड्यूरिंग या फिर ड्यूटीफुल, वो टाइम आपको बताना है। द टाइम ड्यूरिंग विच समथिंग कंटिन्यूज, तो यहाँ पर क्या आएगा, ड्यूरेशन आएगा, ड्वेलिंग आएगा, ड्यूरिंग आएगा या फिर ड्यूटीफुल आएगा। तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, वो आपका ड्यूरेशन हो जाएगा, ठीक है। वो क्या है, एक ड्यूरेशन हो जाएगा, मतलब इस टाइम के दौरान वो काम हो रहा था, ठीक है, ड्यूरेशन। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। आइडेंटिफाई इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। गिवन सेंटेंस में इनकरेक्टली वर्ड को आपको चूज करना है और बताना है। यहाँ पर देखिए, पहले ऐसे क्वेश्चन में हमेशा पहले आपको चारों ऑप्शन देखने हैं, ठीक है, चारों ऑप्शन है और फिर उन्हीं वर्ड्स को आपको देखना है। देखिए डोमिनेंस एकदम यहाँ पर सही लिखा हुआ है, तो अब आपको ये पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ क्या है, ये एक ऐसा क्वेश्चन उन्होंने दिया है जिनमें 4 ऑप्शन है और आपको एक इनकरेक्टली स्पेल्ड जो वर्ड है वो छांटना है। इसको पढ़कर आप टाइम वेस्ट यहाँ पर ना भी करेंगे तो भी काम चल जाएगा। सिविलाइजेशन एकदम सही लिखा हुआ है। फ्लोरिश और इंटरकनेक्टेड भी सही है, लेकिन फ्लोरिश की स्पेलिंग जो है वो यहाँ पर गलत लिखी हुई है। फ्लोरिश की स्पेलिंग क्या होती है, FLOURISH। फ्लोरिश का मतलब जो चीज़ समृद्ध होती है, फली फूली होती है, उसको कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर इनकरेक्टली स्पेल्ड था, फ्लोरिश, वो यहाँ पर हमने सही कर दिया है। इसकी जो सही स्पेलिंग है वो आपकी ये होती है। चलते क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स। तो यहाँ पर है, टू मूव फ्रीली अक्रॉस ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल बाउंड्रीज अक्रॉस द ग्लोब, उसको क्या कहते हैं, इनहिबिटेड कहते हैं, फ्लिंच कहते हैं, परमिएट कहते हैं या फिर इनपीड कहते हैं। तो वो होता है आपका परमिएट। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि एक्सपेंड हो जाना, यानी कि फैल जाना। फैल जाने से इसका मतलब हम निकालते हैं। और यहाँ पर भी देखिए क्या है, टू मूव फ्रीली अक्रॉस द ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल बाउंड्रीज अक्रॉस द ग्लोब, यानी कि पूरी अर्थ पर, पूरी ग्लोब पर ज्योग्राफिकली और कल्चरली फैल जाना। इनहिबिटेड और इम्पीड का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि किसी मूवमेंट को रोक देना, टू स्टॉप, ठीक है, तो स्टॉप तो यहाँ पर नहीं आएगा। और फ्लिंच जो होता है, फ्लिंच का मतलब क्या होता है, फ्लिंच का मतलब है टू मेक अ क्विक नर्वस मूवमेंट एज द रिएक्शन टू फियर और पेन, यानी कि फियर और पेन से, घबराहट से या किसी दर्द से एक अजीब सा ही जो नर्वस मूवमेंट बना लेना है, एक रिएक्शन देखने को मिलता है, तो उस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, फ्लिंच कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ पर आपको जंबल्ड पैराग्राफ दिए, पैराग्राफ के जो सेंटेंसेस हैं उनको जंबल ऑर्डर में लिखा है, आपको बताना है कि वो सही, मीनिंगफुल और कोहेरेंट पैराग्राफ बनाना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि ऑप्शन पर नजर डालिए कि ऑप्शन में जो सेंटेंस है वो कहाँ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देखिए ए से, बी से और डी से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि सी को हमें पहले पढ़ना ही नहीं है। तो सबसे पहले हम ए को ही देख लेते हैं। इंडियन न्यूमरल्स इंक्लूडिंग जीरो रिवोल्यूशनाइज्ड मैथमेटिकल कंसेप्ट वर्ल्ड वाइड, तो कहीं ना कहीं बात ठीक लग रही है कि ए से शुरू हो सकता है, लेकिन फिर भी हम बी को देख लेते हैं। दीज न्यूमरल्स, अब देखिए दीज न्यूमरल की बात होगी, यानी पहले न्यूमरल की जो बात है वो हो चुकी है, न्यूमरल के बारे में बात हो चुकी है, तो बी से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, इसलिए बी वाला ऑप्शन हम यहाँ पर हटा देंगे। सी से यहाँ पर कोई भी हमारा सेंटेंस स्टार्ट है नहीं, तो सी को हम पढ़ते ही नहीं।
टुडे दे आर यूज्ड अराउंड द वर्ल्ड वाइड एवरी डे। तो डी, देखिए डी क्या कह रहा है, डी एक तरह से यहाँ पर कंक्लूजन आपको बता रहा है, तो यहाँ पर डी से भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता है, सेंटेंस हमारा ए से ही स्टार्ट होगा। तो ए से हमारे दो सेंटेंस यहाँ पर स्टार्ट हो रहे हैं, ए के बाद एक में सी है और ए के बाद एक में बी है। अब देखना है कि ए के बाद बी आएगा या ए के बाद सी आएगा। तो यह इंडियन न्यूमरल्स इंक्लूडिंग जीरो रिवोल्यूशनाइज्ड मैथमेटिकल कंसेप्ट वर्ल्ड वाइड, ये बिल्कुल सही है, पहला हो गया। उसके बाद दीज न्यूमरल्स आर एग्रीएबली द नियरेस्ट थिंग द ह्यूमन रेस हैज़ टू अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। अब ये आएगा या फिर यहाँ पर सी है, देयर प्रोग्रेस वाज अल्टीमेटली अनस्टॉपेबल। तो ये यहाँ पर देखिए कौन सा सही होगा, तो यहाँ पर देखने में ही आपको लग रहा है कि ए के बाद आपका सी तो नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि इसने ए की बात को यहाँ पर आगे बढ़ाया। दीज न्यूमरल्स आर आर्ग्यूबली द नियरेस्ट थिंग द ह्यूमन रेस हैज़ टू यूनिवर्सल लैंग्वेज। ए के बाद बी आ जाएगा, ए के बाद बी आपका थर्ड में है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? थर्ड वाला आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। द पुअर मैन बिसीज्ड द ऑफिशियल फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो बिसीज का मतलब यहाँ पर क्या होता है? इसका मतलब होता है टू बैग और आस्क अर्जेंटली या हम्बली, किसी से बैग करना, यानी किसी से बैग का मतलब होता है मांगना, मांगना या फिर अर्जेंटली या हम्बली उससे रिक्वेस्ट करना, उसके बारे में पूछना। तो यहाँ पर देखिए प्लीडेड, प्लीडेड क्या हो जाएगा आपका? प्लीडेड का मतलब ये होता है किसी से विनती करना, किसी से मांगना, तो ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। इम्प्लोर्ड, इम्प्लोर्ड का मतलब भी आपका इसका सिनोनिम हो जाएगा। डिक्टेट, अगर सप्लीकेटेड, सप्लीकेटेड का मतलब भी ये होता है कि किसी से विनती करना, किसी से गुहार लगाना किसी चीज़ के लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 भी है, ये तीनों के तीनों आपके क्या है? इसके सिनोनिम है। और ये जो है फोर्थ आपका डिक्टेट है। डिक्टेट का मतलब क्या है? डिक्टेट आप जानते हैं, ये डिक्टेटरशिप जो वर्ड है वो इसी से बना है। डिक्टेट का मतलब होता है किसी को, किसी के ऑर्डर पर चलना, मतलब जैसे उसने कह दिया वही आपको फॉलो करना है, उसमें कोई भी फेरबदल आप नहीं कर सकते हैं। तो मैसेज का मतलब क्या था कि किसी से बैग करना, किसी से मतलब हम्बली, किसी से हम्बली रिक्वेस्ट करना या आस्क, किसी कोई चीज़ पूछना। तो एंटोनिम आपका डिक्टेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 और आपका इंग्लिश का लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको बताना है कौन सा आर्टिकल आएगा। द चोला डायनेस्टी नोन फॉर इट्स मैरी टाइम प्रोएस प्लेड डैश इंटीग्रल रोल। तो इंटीग्रल क्या है आपका? देखिए वोवल साउंड दे रहा है और वोवल से स्टार्ट भी हो रहा है, तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा? प्लेड एन इंटीग्रल रोल, एन यहाँ पर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अपने लास्ट सेक्शन हिंदी भाषा पर, इसके भी हमको यहाँ पर 10 क्वेश्चन करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से किस वाक्य में उद्विग्न के सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है? झील का, तो पहले उद्विग्न क्या है ये आपको पता होना चाहिए। उद्विग्न का मतलब होता है व्याकुल, व्याकुल, या आप कह सकते हैं जो बेचैन हो या अशांत हो, जिसका मन शांत ना हो। ठीक है, ये इसके क्या होते हैं? इसका अर्थ होता है, इसका सिनोनिम हम कह सकते हैं पर्यायवाची, लेकिन हमें यहाँ पर विलोम बताना है। तो झील का पानी आज बहुत शांत लग रहा था। देखिए अशांत का जो विलोम है वो यहाँ पर यूज हुआ है, तो पहला ये आपका सही हो जाना चाहिए। जिग्नेश परिस्थितियों से उत्तेजित नहीं, उत्तेजित का यहाँ पर कोई रोल नहीं होगा। विचलित जो होगा, विचलित इसका क्या है? सिनोनिम ही हो जाएगा। व्याकुल, बेचैन मतलब विचलित होना। ठीक है, और प्रखर का यहाँ पर कोई मतलब इससे रिलेटेड है नहीं, तो ऑप्शन नंबर 1 ही आप यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलिए, निम्न में से किस वाक्य में विशेषण प्रयोग की त्रुटि है? यह सबसे ऊंचा पर्वत है, मेरे पास 4 किताबें हैं, ये बिल्कुल सही है। वह सबसे अच्छा लड़की है, सबसे अच्छा लड़की नहीं होगा, ये सबसे अच्छी लड़की होगा। ठीक है, तो यही आपका क्या है? गलत है, तो यही आपका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सही शब्द का चयन करना है। शिव की उपासना करने वाला शाक्त होता है, हवि, विकृत या फिर शैव। तो शिव की उपासना करने वाले को शैव कहते हैं। ठीक है, शैव कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। बाकी शाक्त किसे कहते हैं? जो शक्ति की पूजा करते हैं, जो देवी की पूजा करते हैं। ठीक है, हवि और विकृत का यहाँ पर कोई इससे संबंध नहीं है। शैव धर्म के अनुयायी को या शिव जी की पूजा करने वालों को क्या कहा जाता है? शैव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 पर चलिए, नीचे एक वाक्य के खंडों में अव्यवस्थित है, उसको सही में बताना है। का युगांतर कार्य, देखिए ए से तो शुरू हो नहीं सकता, तो ए वाले को हम पहले हटा देंगे। बी, असमानता दिखाते हुए मार्क्स कहते हैं कि महाकाव्यों, तो बी से क्या स्टार्ट हो सकता है? सी देखते हैं, आरंभिक अवस्थाओं में ही रचा जा सकता है। ठीक है, महाकाव्यों आरंभिक अवस्था में ही रचा जा सकता है, तो सी से भी आपका सेंटेंस जो है वो स्टार्ट यहाँ पर नहीं हो सकता, तो सी वाले को भी हमने यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया है। अब यहाँ पर अगर हम देखें अगला वाला, कलात्मक विकास और सामाजिक जीवन की, हाँ देखिए डी से यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारा जो सेंटेंस है वो शुरू हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? कलात्मक विकास और सामाजिक जीवन की असमानता को दिखाते हुए, ये बिल्कुल सही कनेक्ट आपका हो रहा है। तो बी के बाद डी के बाद आपका क्या आ जाएगा? यहाँ
डी के बाद बी आएगा, तो डी के बाद बी आपका एक ही ऑप्शन में है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। ये क्या है? ये है जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो, जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो उसको स्वयंभू कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। समदर्शी किसे कहते हैं? समदर्शी जो सबको समान दृष्टि से देखता हो, मनुष्य या आपके मनुष्य हो या फिर प्राणी हो, उन सबको समान दृष्टि से देखने वाले को समदर्शी कहते हैं। सामिश किसे कहते हैं? सामिश कहते हैं जो 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 मांस युक्त भोजन होता है, मांस युक्त भोजन को सामिश। और स्वार्थी जो सिर्फ अपना स्वार्थ चाहता है, ठीक है, अपनी ही चिंता करता है, उसको स्वार्थी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका अपठित गद्यांश है, ठीक है, और इसके नीचे 5 प्रश्न है, उनका हमें बताना है। तो देखिए पहला प्रश्न आप पहले इसको यहाँ पर पढ़ेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस को देखेंगे। देखा आपसे पहले हमने प्रश्न पढ़े नहीं, प्रश्न पढ़ लेते हैं। आधिपत्य का विलोम आपको बताना है, ठीक है। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, राजनेता किस प्रकार जनता को अपने हक में वोट देने का अनुनय करता है, ठीक है। तीसरा है, अनुनय का पर्यायवाची आपको बताना है। उसके बाद उपरोक्त के लिए शीर्षक, और लास्ट है उपरोक्त गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित में कौन सा वाक्य असत्य है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो वो पैराग्राफ पढ़ के हमें पता चल जाएगा। पहले हम इस गद्यांश को पढ़ते हैं, उसके बाद देखेंगे। जनमत निर्माण सिद्धांत की प्रासंगिकता आज भी उतनी ही है जितनी पहले हुआ करती थी। नई सूचना तकनीक के आगमन से आज सूचनाओं पर कुछ शक्तिशाली वर्ग का आधिपत्य नहीं रह गया है। आज जनता भी सूचना को जल्द से जल्द प्राप्त करती है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार हमेशा जनता का प्रतिनिधित्व करती है और यहाँ चुनाव आवश्यक होते हैं। आज चुनावी अभियान ज्यादा सुनियोजित हो गए हैं, परंतु अभी भी चुनाव का मुख्य खर्च विज्ञापन एवं रैली ही होता है। अपने संदेशों की जनता तक पहुंचाना और उनका विश्वास जीतना ही राजनीतिज्ञों का प्रमुख उद्देश्य है। चुनाव अभियान में राजनेता अपने भाषण द्वारा जनता को अपने हक में वोट देने का अनुनय करता है, ठीक है। अनुनय करना मतलब विनती करना, और उसे अपना भाषण ऐसे तैयार करना होता है जिससे वो अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा श्रोताओं का विश्वास जीत सके। जनता उसी राजनेता पर विश्वास करती है जिससे वो एक जुड़ाव महसूस करती है और अपने चरित्र एवं अपने पूर्व कार्यों से एक भरोसेमंद पात्र साबित हो। मीडिया के प्रत्यक्ष एवं सीधे प्रभाव को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि विश्व के कई चुनाव अभियान ने यह सिद्ध किया है कि मीडिया जनमत निर्माण की आंधी को हवा देने में सफल होती है, ठीक है। कोई भी चुनाव अभियान सिर्फ रैली, भाषण या मीडिया के दम पर नहीं जीता जा सकता। ओपिनियन लीडर्स का एक खास महत्व है। अब यहाँ पर प्रश्न है, निम्नलिखित में विकल्पों में आधिपत्य शब्द का विलोम आपको बताना है। तो आधिपत्य का मतलब होता है किसी का प्रभुत्व होना, किसी का कब्जा होना। यहाँ पर देखिए अगर इसके विलोम की बात करें तो आधिपत्य का होता है अधीनस्थ। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अधीनस्थ मतलब किसी के अंडर होना, ठीक है। तो किसी के अंडर होना या किसी पर कब्जा होना, ये दोनों एक दूसरे के विलोम है। प्रश्न नंबर 7 देखिए, यहाँ पर राजनेता किस प्रकार जनता को अपने हक में वोट देने का अनुनय करता है। तो अपने स्वभाव द्वारा, अच्छे कार्यों द्वारा, भाषण द्वारा या चरित्र द्वारा। तो आजकल तो भाषणों का दौर है और लोग भाषणों से ही जनता के दिल को जीतने का प्रयास करते हैं। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन विकल्प अनुनय शब्द का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। अनुनय मतलब याचना, सद्भाव, मिन्नत या फिर प्रार्थना, ठीक है। तो अनुनय का मतलब होता है विनती करना या मिन्नत करना या प्रार्थना करना या याचना करना। सद्भाव जो है, सद्भाव इसका पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 पर चलेंगे। इसका शीर्षक क्या होगा? चुनाव और राजनेता, लोकतंत्र और राजतंत्र, वोट का अधिकार या हमारे संदेश। तो देखिए यहाँ पर जो बात हुई है वो चुनाव और राजनेता, क्योंकि चुनाव के टाइम पर राजनेता क्या है, जनता को लुभाने की कोशिश करते हैं, इसी के बारे में यहाँ बात हो रही है। तो पहला ही ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, चुनाव और राजनेता। प्रश्न नंबर 10 और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट, उपरोक्त गद्यांश के आधार पर बताना कि कौन सा असत्य है। जनमत निर्माण सिद्धांत वर्तमान में प्रासंगिक है, पहली ही लाइन में ये आपका आया था, सही है। वही राजनेता विश्वास पात्र होता है जिसका संबंध समाज से हो, बिल्कुल सही बात है। मीडिया जनमत निर्माण की आंधी को हवा देने में विफल नहीं रही है, सफल रही है। ये हमने सेकंड लास्ट लाइन में पढ़ा था। जनता सूचनाएं शीघ्र प्राप्त करने को आतुर रहती है, ये भी बात आपकी यहाँ पर सही है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लास्ट लाइन में आपका ये लिखा हुआ था कि मीडिया जो है हवा देने में सफल होती है, ये मैंने पहले ही अंडरलाइन कर दिया था। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और इस प्रैक्टिस सेट के भी सभी 50 प्रश्नों को हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों आई होप कि आपको ये सभी के सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को अपने ग्रुप्स में, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, जिससे कि ये वीडियोस और ये प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक